हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 10 एंड दिस इज़ योर लास्ट मॉक टेस्ट। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऐड कर दिया है आई बटन पे। यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज अनवील्ड द डिजाइन ऑफ अ न्यू मार्स ड्रोन जिसका नाम है मार्स चॉपर फॉर एडवांस एक्सप्लोरेशन ऑफ अ मार्स प्लैनेट। तो मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने एक ड्रोन जो है डिजाइन किया है मार्स चॉपर नाम से। तो इट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको अनवील किया गया था। एंड मार्स चॉपर की बात करें तो ये सक्सेसर है इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर का, जिसको आपका बेसिकली जब लॉन्च किया गया था तो इसे आपका 5 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट्स के लिए लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ ओवर योर 30 डेज, बट ये आपका 3 साल तक चला था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब मार्स चॉपर की बात करें तो ये आपका प्रोड्यूस किसने किया है, आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेबोरेटरी है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी अलॉन्ग विद द एम्स रिसर्च सेंटर। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है एंड ये जो है कैरी कर सकता है मैक्सिमम 5 kg का वेट। ओके, एंड इनेबल वन टू परफॉर्म मोर complex task and can fly longer distance which is up to 3 kilometers। ठीक है, ये ट्रैवल कर सकता है इतना। नाउ नासा की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर इसके कौन है, बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन डीसी में और 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबल बैलेंस दैट कैन बी विड्रॉन अंडर द पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी इंट्रोड्यूस बाय द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें रिसेंटली पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। और कितना परसेंट आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, 40% का। और इसमें भी कंडीशन क्या है कि आफ्टर 1 year यू आर एलिजिबल फॉर दिस पार्शियल विड्रॉल। क्लियर है, बट बिफोर मेच्योरिटी। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग स्कीम की। तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और ये वैलिड था आपका 31 मार्च 2025 तक। एलिजिबिलिटी क्या थी कि जो विमेन है, ये सिर्फ विमेन के लिए है, नाम से पता चल रहा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, दिस इज ओनली फॉर विमेन। और एलिजिबल एज क्या है, 18 साल या उससे अबव जो है यहाँ पे एलिजिबल है इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना था आपका 7.5% पर एनम का। लॉक इन पीरियड इसका 2 साल का होता है और डिपॉजिट लिमिट जो है इसकी वो आपकी 1000 थी मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 लाख है। क्लियर है। नेक्स्ट इज recently in March RBI has revised the ATM withdrawal charges from ₹21 per transaction to ₹dash per transaction। तो RBI ने जो है रिवाइज किए है ATM withdrawal charges। ठीक है, अब ये है क्या, बेसिकली देखो आपका एक बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका SBI बैंक है, मतलब आपका अकाउंट SBI बैंक में है और आपके घर के आसपास SBI का जो है ATM नहीं है, किसी और बैंक का ATM है। तो हम लोग इतने आलसी होते हैं, हम SBI वाला नहीं ढूंढेंगे, हम पास में जो हमें मिलेगा वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं आपके जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के ATM में। ओके, तो हमारा अकाउंट SBI में है और हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक्सिस बैंक से। अब इस केस में क्या होता है, हाँ SBI जो है वो हमारे ट्रांजेक्शन के लिए पे करता है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये होता है ATM विड्रॉल चार्जेस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा निकाल रहे हैं या अगर हम पिन चेंज कर रहे हैं या फिर हम अपनी स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं, तो ये सब के लिए हमारा बैंक पे करता है दूसरे बैंक को। तो अभी रिसेंटली RBI ने क्या किया है, RBI ने आपकी ATM विड्रॉल चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले ये आपका 21 पर ट्रांजेक्शन होता था, ₹21 पर ट्रांजेक्शन। अब ये इंक्रीज होके कितना कर दिया गया है, ये आपका 23 रुपये कर दिया गया है, मतलब 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए कि अभी करंट कितना चल रहा है आपके चार्जेस, तो दो टाइप के आपके चार्जेस होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजेक्शन या आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें आप जो है विड्रॉल नहीं करते हो पैसा, बस आप जैसे स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, आपका बैलेंस चेक कर रहे हो, तो ये आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो कैश विड्रॉल के लिए 17 रुपीज़ चल रहा है और
आपका जो फर्दर दूसरा वाला आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इसके लिए 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो कैश विड्रॉल के लिए आपका जो है 19 रुपये कर दिया 19 रुपये फॉलो हो जाएगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और कब से लागू होगा? 1 मई 2025 से ये फीस लागू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कितनी ट्रांजेक्शन फ्री दी गई हैं। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको दी गई हैं। इसके बाद आपका जो चार्जेस हैं वो कटने शुरू होंगे। ठीक है, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया से हैं तो यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री दी गई है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली भीम 3.0 का ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। बेसिकली आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री विवेक दीप, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, और इस ऐप में मतलब ये आपका अपडेटेड वर्जन है भीम का, और इसमें कुछ फीचर्स आपके लाए गए हैं, जैसे भीम ऐप जो है अब 15+ लैंग्वेजेस में आपकी जो है इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की गई है। साथ में ही अगर इंटरनेट स्लो है चल रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे बेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरनेट ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। ठीक है, मतलब अगर नेट स्लो भी चलेगा फिर भी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। साथ में ही यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे आपके ऐड हुए हैं। साथ में ही अगर यूजर्स को क्या फायदा हो रहा है, तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है, बस ये स्प्लिट एक्सपेंसेस ऑफर कर रहे हैं, स्पेंस एनालिटिक्स कितना आप स्पेंड कर रहे हो, एक्शन नीडेड असिस्टेंट, ये सब चीजें हमारे लिए प्रोवाइड की है। बट जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए एक आपका ऑफर यहाँ पे है भीम वेगा ऑफर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 मर्चेंट हैं, वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भीम वेगा जो है फीचर लाया गया है। ठीक है, ताकि इजीली पेमेंट की जा सके। ओके, नाउ अब मतलब यहाँ पे इनको आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली आपकी पेमेंट हो जाएगी थ्रू यूपीआई। ओके, नाउ भीम की बात करें, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2016 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिंपल, फास्ट और सिक्योर रहे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द project worth over ₹- for the procurement of ammunition for Indian Army's Pinaka multi-barrel rocket launcher system। तो रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसके आपके हेड हैं पीएम मोदी जी, इनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट कितना है? 10,000 करोड़ का इसका कॉस्ट है। एंड यहाँ पे ये जो आपका अप्रूवल दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन फॉर इंडियन आर्मीज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, अब जो ये अमाउंट है ये बेसिकली आपका यूज़ किया जाएगा 2 कंपनीज यहाँ पे 2 चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये अमाउंट यूज़ करेगी। पहली आपकी है पिनाका MK1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम जो आपका है, और ये कौन बिल्ड करेगा? ये डेवलप करेगा आपका म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। एंड एरिया डेनियल म्यूनिशन जो है ये आपका डेवलप किया ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट का रेशियो क्या रहेगा? इट विल बी योर 60-40। 60 आपका रहेगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का, एंड 40 रहेगा आपका MIL का, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का। ओके, इसके अलावा आपको नोट करना है इस प्रोजेक्ट के तहत हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट एम्यूनिशन जो आपका है, ठीक है, इसके लिए कितना अमाउंट लगाया जाएगा? 5,700 करोड़ का। वेयर एज जो ADM है आपका, ठीक है, एरियल डेनियल म्यूनिशन, इसके लिए 4,500 करोड़ का जो है अमाउंट आपका लगाया जाएगा। इसके अलावा अब अगर हम बात करें पिनाका MK1 EPR जो एडवांस वर्जन है आपका इसकी, तो इसे डेवलप कौन करेगा? इट विल बी योर डेवलप बाय DRDO's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट along with your high energy material research laboratory। ठीक है, एंड इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी रहेगी? 45 किलोमीटर्स की रहेगी। वहीं पे अगर हम पिनाका ADM की बात करें तो इसकी रेंज आपकी रहेगी ADM की आपकी रेंज कितनी रहेगी? 37 किलोमीटर्स की रहेगी। ठीक है, इसमें कितनी है? 45 किलोमीटर्स की है। वेयरएज लेंथ कितनी है इसकी? आपकी 15 फुट की, और वेट कितना है इसका? 280 kg, और वॉरहेड कैपेबिलिटी इसकी जो है वो है आपकी 100 kg की। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की। तो हेडक्वार्टर इसका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और चेयरमैन कौन है? सत्यनारायण नुवाल। वेरेस म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD हैं आपके प्रकाश अग्रवाल। हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ एथलीट्स कमीशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका एक एथलीट कमीशन है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। जो ये कमीशन है, इसका काम क्या होता है कि जो आपके एथलीट्स हैं उनकी बातें ये रखता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने। क्लियर है। अब ये जो कमीशन है, इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 विमेंस होती हैं, 3 मेन आपके होते हैं। अब इसमें इस बार जो है 2025 से 2009 का जो आपका टेन्योर है, वो यहाँ पे 9 एथलीट्स का रहेगा इस कमीशन के अंडर। एंड कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो एक तो आपके चेयरपर्सन हो गए अंजू बॉबी जॉर्ज, दूसरे हैं ज्योति मोरे सिकदर, तीसरे हैं कृष्णा पूनिया एमडी वसमा, सुधा सिंह, सुनीता रानी, और मेंस में नीरज चोपड़ा, अविनाश सबले एंड बहादुर सिंह सागो, जो आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, इनका टेन्योर की बात करें तो ये आपका 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है एथलेटिक्स कमीशन में मेंबर बनने के लिए। क्या ये आपके एलिजिबिलिटी होती है कि जो एथलीट हैं वो चैंपियन होने चाहिए एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के, या एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये एलिजिबिलिटी इनकी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, how much worth of unclaimed deposit has been transferred by public sector banks to the depositor education and awareness fund, that is DEF fund, between 2019-20 till 2024-2025। तो रिसेंटली न्यूज में आया था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने लोकसभा में ये बताया था कि अनक्लेम डिपॉजिट आपका 2019-20 से 24-25 तक कितना ट्रांसफर किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। इट इज ओवर 45,000 करोड़। ठीक है, इतना अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो आपका ट्रांसफर किया गया है इस डेफ फंड में। अब हम बात तो कर रहे हैं इतना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, अब अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। ठीक है, ऐसा डिपॉजिट जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है ना। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। बेसिकली आपका जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, आपने 10 साल तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, वो और आप उसको मतलब एक तरह से समझो कि आपका कोई सेविंग अकाउंट था, आपने उसमें कुछ अमाउंट रखा था और आप भूल गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार होता है कि हम कॉलेजेस में होते हैं, उस टाइम पे अकाउंट खुलवाते हैं, बाद में जब जॉब में चले जाते हैं तो दूसरा अकाउंट खुलता है, सैलरी अकाउंट हमारा खुल जाता है, तो हम वो पुराना वाला अकाउंट भूल जाते हैं और उसमें कुछ अमाउंट भी भूल जाते हैं जो भी रखा होता है। ठीक है, ज़्यादा तो रखते नहीं है हम लोग, बट फिर भी भूल जाते हैं, राइट। और हम उसे जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल हो गए आपने उसे क्लेम नहीं किया, तो वो आपका अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाएगा और आपका बैंक जो है 10 साल बाद उसको आपका इस फंड में ट्रांसफर कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। सेम चीज़ आपकी टर्म डिपॉजिट के लिए है। 10 साल तक अगर उसे क्लेम नहीं किया गया, ठीक है, 10 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, तो इसको आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस फंड में, विच इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई सेविंग अकाउंट है, लेट्स टेक द सेविंग अकाउंट, कि सेविंग अकाउंट है उसे उसमें 2 साल कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम। ठीक है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डेटा दिया गया है ओवर 45,000 करोड़ का, ये दिया गया है टिल 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अब तो ये और बढ़ गया होगा। अब आप इसे जो है ये क्लेम कैसे कर सकते हो, जो भी आपका फंड इसमें चले गया डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जो आपका अमाउंट चला गया, आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए उद्गम पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था 2023 में, कि इस पोर्टल के थ्रू आप अपना डिपॉजिट जो है वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, करेंटली इस उद्गम पोर्टल में आपके 30 बैंक्स जो हैं वो अभी हैं। ठीक है, जो विच आर कवरिंग 90% ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ओके, अब उद्गम का आपका जो है फुल फॉर्म याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, now next question है, the SEBI has extended the ban on future trading of 7 commodities till March 2026. which of the following commodities is not included in these 7? तो रिसेंटली 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज आपकी हैं जिसपे बैन लगा दिया गया है फ्यूचर ट्रेडिंग। बेसिकली ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 आपकी क्रॉप ले ली हमने। ठीक है, 7 क्रॉप्स हैं जिनका आपका जो रेट है
आज डिसाइड कर लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ पर केजी का मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बात कर ली, ठीक है, सोयाबीन है 50 रुपीज़ पर केजी का, इसका मैंने रेट डिसाइड कर लिया। अब मैं इस चीज़ को अभी नहीं इसमें जो है मैं ट्रेड करूँगी, बट इन फ्यूचर मैं इसे ट्रेड करूँगी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि इस चीज़ पे बैन लगा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो 7 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें मार्च 2026 तक इन पे फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब 7 में से आपका जो जीरा है ये इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। आपकी वीट, मूंग, पैडी, देन चना, क्रूड पाम ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एंड डेरिवेटिव्स, सोयाबीन एंड डेरिवेटिव्स। तो ये 7 कमोडिटीज़ हैं जिस पे अभी जो है रोक लगाई गई है आपकी 7 कमोडिटीज़ पे फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi inaugurated the India's first vertical lift sea bridge, the Pamban rail bridge in which state? तो जो पंबन रेल ब्रिज है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है, और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसको PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, और ये आपका रामानंतपुरम रामेश्वर आइलैंड जो है वहां पे लोकेटेड है, ठीक है, एग्जैक्ट जगह ये है। फाइन, नाउ इट कनेक्ट्स रामेश्वर टू दी मेनलैंड, और यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका पूरा मतलब जो अभी प्रोसेस चल रहा है, इनॉग्रेट कर दिया गया है, प्रोसेस भी चल रहा है आगे इसका, और ये कंप्लीशन इसका हो जाएगा सितंबर 2025 तक, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ एज पर दी PIB इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 2.08 किलोमीटर्स, और आपका जो इसमें कॉस्ट लगा है वो है 550 करोड़ का। एंटिसिपेटेड कॉस्ट जो थी यहाँ पे वो 550 करोड़ की थी, और ईयर ऑफ सैंक्शन कब सैंक्शन किया गया था इसका, 2019 में इसे सैंक्शन किया गया था, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन विच स्टेट? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर आपका लॉन्च किया गया है? ऐसा क्लस्टर जहां पे आपका अवॉइड किया जाएगा केमिकल्स को यूज करना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपकी जो है यूज की जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएंगी, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम के सिरोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इस ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन जी, इन्होंने 50 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च किए हैं अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड इसका टोटल कॉस्ट आपका है 50 करोड़ रुपीस का, ओके। एंड ये आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़ के बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसे आप टीम इनिशिएटिव कहते हो, इसको लॉन्च किया है यहाँ पे 277 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था? ONDC के कोलैबोरेशन में, ठीक है, विद योर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इनके कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था टू ऑनबोर्ड -lakh स्मॉल बिजनेसेस टू ज्वाइन ONDC। बेसिकली यहाँ पे टीम इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के तहत आपके जो 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आपके ज्वाइन करेंगे ONDC को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, और इसका बजट कितना है? 277 करोड़ का। और ये भी यहाँ पे बोला गया है इन नेक्स्ट ईयर्स में 50% जो बिजनेसेस यहाँ पे होंगे दे विल बी योर विमेन लेड बिजनेसेस, ओके। नाउ ONDC की बात करें तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है करेंटली राम सेवक शर्मा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोक सिंगर सुक्री बोमगवाड़ा recently in February passed away, in which year she won the पद्मश्री अवार्ड in the field of arts? तो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं सुक्री बोमगवाड़ा की, और इन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और इनको एक और नाम से जाना जाता है शुखराजी या वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ हालाकी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये इन नामों से भी इनको जाना जाता था। रिसेंटली इनका जो है डेथ हुआ है, एंड इन्होंने कंपोज किया है, ठीक है, इन लेडी ने कंपोज किया था ओवर 4000 हालाकी ट्राइबल फोक सॉन्ग्स को, एंड इन्हें नाइटिंगेल ऑफ हालाकी
वोकालिगा कम्युनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो 2017 में तो पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इन्हें 1988 में राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा था और जनापाड़ा श्री अवार्ड से 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोक सिंगर सुक्री बोमगवाड़ा recently in February passed away. In which year she won the पद्मश्री अवार्ड in the field of arts? तो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं सुक्री बोमगवाड़ा की, और इन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और इनको एक और नाम से जाना जाता है शुखराजी या वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ हालाकी कम्युनिटी। ठीक है, तो ये इन नामों से भी इनको जाना जाता था। रिसेंटली इनका जो है डेथ हुआ है एंड इन्होंने कंपोज किया है। ठीक है, इन लेडी ने कंपोज किया था ओवर 4000 हालाकी ट्राइबल फोक सॉन्ग्स को, एंड इन्हें नाइटिंगेल ऑफ हालाकी वोकालिगा कम्युनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो 2017 में तो पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इन्हें 1988 में राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा था और जनापाड़ा श्री अवार्ड से 1999 में। Next question is, the Gurvinder Singh set a new national record in the men's 100 meter at the Indian Grand Prix 1 held at the Sai South Center in Bangalore, Karnataka. His new record is dash. तो गुरविंदर सिंह जो है इन्होंने मेंस 100 मीटर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया है 10.20 सेकेंड का। ठीक है, ये आपका नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 10.23 सेकेंड का। ठीक है, नाउ इन्होंने जो है इस इवेंट में रिलायंस फाउंडेशन हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो इन्होंने बनाया था 2023 में। ओके, इसके अलावा इस इवेंट के अदर विनर्स हैं, जैसे गोल्ड जीता था गुरविंदर सिंह ने 10.20 सेकेंड्स में, सिल्वर जीता था मणिकांता हॉबलीदर 10.22 सेकेंड इनका था, एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था अमलान बोरगोहेन जिनका 10.43 सेकेंड का आपका स्कोर था। ओके, नाउ विद दिस रिकॉर्ड जो गुरविंदर सिंह ने क्वालिफाई किया है फॉर द 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपका मंथ ऑफ मे होगा, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए मतलब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया था वो गया था 10.25 सेकेंड का जो है स्टैंडर्ड क्रॉस करना है या टाइमिंग क्रॉस करनी है फॉर क्वालिफाइंग दिस इवेंट 26th एडिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द Reserve Bank of India aligned with the regulation for the private placement of a non-convertible debentures by housing finance companies with those applicable to the NBFCs to the non-banking financial companies. Now under the NBFCs regulation जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपका पर इन्वेस्टर ये कितना सेट किया गया है, इट इज सेट टू द 20,000 रुपीज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें भी आपको दो कैटेगरीज दिए गए हैं, एक तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है विद अ मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ लेस देन 1 करोड़ पर इन्वेस्टर, एंड दूसरा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होगा 1 करोड़ का एंड अबव पर इन्वेस्टर। ठीक है, ये दो कैटेगरी या दो सेगमेंट आपके रखे गए हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द कर्नाटका बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 101st फाउंडर्स डे बाय लॉन्चिंग 2 प्रोडक्ट्स, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट। तो रिसेंटली कर्नाटका बैंक का आपका 101 फाउंडर्स डे आपका ऑब्जर्व किया गया था, इसमें इन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोडक्ट जो है आपका इट इज KBL स्त्री, दूसरा है KBL 1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए थे, इसके बारे में अभी देखेंगे। उससे पहले इस इवेंट में आपका 100 रुपीज़ का कॉमरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया था। एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च की गई थी इस ओकेजन पे। ठीक है, फाउंडर्स डे के ओकेजन पे। साथ में ही जो KBL है मतलब कर्नाटका बैंक लिमिटेड है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सैनिटरी बिल्डिंग और 2 म्यूजियम इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं शोकेस करने के लिए KBL के 100 ईयर्स जर्नी को इनके हेडक्वार्टर पे विच इज लोकेटेड इन दी मैंगलोर कर्नाटका। फाइन, नाउ अब इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। KBL स्त्री प्रोडक्ट क्या है, ये आपका विमेन बैंकिंग नीड्स को आपका फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। स्त्री मतलब विमेन और विमेन से रिलेटेड ये आपका प्रोडक्ट है, ऐसे याद कर सकते हो।
अब इसमें भी फर्दर 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक सिग्नेचर और एक प्रीमियम। जो सिग्नेचर है उसमें मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5,000 का मेंटेन करना है, वहीं पे प्रीमियम वाले पे 25,000 का मेंटेन करना है। ठीक है, सिग्नेचर वाले अकाउंट में आपका इंश्योरेंस कवरेज अप टू 2 लाख का दिया गया है, वहीं पे दूसरे वाले में जो इंश्योरेंस कवरेज है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज की बात कर रहे हैं तो ये 2 लाख का है। होम शील्ड इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख का दिया जा रहा है इन प्रीमियम कैटेगरी, प्रीमियम अकाउंट। एंड यहाँ पे साथ में ही कैंसर एम्यूनिटी जो है, इंडेमिनिटी जो है, उसका कवरेज भी दिया जा रहा है अप टू 5 लाख का, अप टू 25 लाख का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। एमडी एंड सीईओ कौन है? आपके श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। हेडक्वार्टर मैंगलोर में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1924 में। टैगलाइन क्या है? इट इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द बुरगुंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 list, which company became the India's most valuable company for the 4th consecutive year with a valuation of 17,52,650 करोड़? तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की कंपनी है जिसने टॉप किया है हुरन इंडिया 500 लिस्ट में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉप बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज RIL द्वारा इसको टॉप किया गया है 4th कंसेक्यूटिव ईयर। इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पहले कवर करेंगे, फिर टॉप 10 कंट्रीज पे, टॉप 10 कंपनीज पे जाएंगे। फाइन, हुरन इंडिया की बात करें तो इसके फाउंडर आपके हैं अनस रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो पहला आपका था रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके बारे में अभी हमने बात की। देन सेकेंड नंबर पे था TCS, थर्ड पे आपका था HDFC बैंक, फोर्थ पे भारती एयरटेल जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। देन ICICI बैंक में जो ग्रोथ थी वो हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला था, इवन इन इन्फोसिस। देन ITC आपका नेक्स्ट नंबर पे था 7th नंबर पे। 8th नंबर पे था लार्सन एंड टर्बो। HCL था आपका 9th नंबर पे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली बार टॉप 10 में इस लिस्ट में शामिल हुई है। और इस बार जो है इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसने सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ यहाँ पे हमें शो की है एज कम्पेयर टू बाकी जो आपकी अदर कंपनीज हैं उनसे। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। यहाँ पे आप परसेंटेज की टर्म में से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दी भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन अंडर दी जल संरक्षण अभियान 2025 टू कंजर्व वाटर सोर्सेस? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां जिसने लॉन्च किया है भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन? तो ऐसे याद रखो, भागीरथ नदी जो आपकी गंगा नदी होती है ना, गंगा नदी आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से। भागीरथी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दैट इज उत्तराखंड के जो CM थे उनके द्वारा भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था अंडर दी वर्कशॉप जल संरक्षण अभियान 2025। ठीक है, ताकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसकी थीम थी धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इन 2023 जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, इन्होंने एक स्टैब्लिश किया था आपकी अथॉरिटी, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। किस चीज़ के लिए? ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, जैसे नौलास और धारास, इनको बचाया जा सके। ठीक है, और अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 6,500 से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज को बचाया है एंड दे हार्वेस्टेड 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन वाटर इन 2024-2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इन February एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ V अनंता नागेश्वरन, जो करंटली सर्व कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और इनका एक्सटेंशन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है टिल दी 31 मार्च 2027। मतलब 31 मार्च 2027 तक इनका टेन्योर जो है वो आपका बढ़ा दिया गया है और 2 साल के लिए ये एक्सटेंशन इनको दिया गया है। फाइन, इसके अलावा आपको नोट करना है इनकी अपॉइंटमेंट कब की गई थी? 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, और उन्होंने रिप्लेस किसे किया था? KV सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI to set up a 200 megawatt solar project and 1000 megawatt hour battery storage project? तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है
जिसने इस एमओयू को साइन किया है किसके साथ? SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप किया गया है, ये अग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि सेटअप किया जा सके 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को और 1000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ सिग्नेटरीज कौन से हैं? SECI की तरफ से जो डायरेक्टर हैं SECI के शिवा कुमार वी वेपकोमा एंड MP स्टेट मिनिस्टर मनु श्रीवास्तव, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था ड्यूरिंग दी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। ओके, ये MOU आपका इस जिस समिट में साइन हुआ था ये 24 से 25 फरवरी तक समिट हुई थी और इस समिट के दौरान 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है ये साइन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 500 मेगावाट अग्रीमेंट जो 2023 में एग्जीक्यूट हुआ था बिटवीन SECI एंड मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? नाउ SECI ने एक और चीज, SECI ने यहाँ पे प्लान किया है कि ये 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपका 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं किस फील्ड में? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फील्ड में इन दी मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेटेड टू क्रिएट अ फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून्स साउथ पोल वेयर इंडिया चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम लैंडेड ऑन दी 23 अगस्त 2023। तो रिसेंटली इनमें से कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है और इन्होंने एक डिटेल जियोलॉजिकल मैप बनाया है मून के साउथ पोल का जहाँ पे लैंडर जो है वो आपका उतरा था? तो आंसर हो जाएगा दैट इज रिसर्चर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, PRL एंड लियोस फ्रॉम इसरो। इन तीनों के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है जियोलॉजिकल मैप मून के साउथ पोल का। ठीक है, PRL यहाँ पे क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फ्रॉम अहमदाबाद एंड लेबोरेटरी फॉर लियोस आपका है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम फ्रॉम दी इसरो। तो इन तीनों के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये मैप डेवलप किया गया था एंड इसका डेटा आपका कलेक्ट किससे किया गया था? रोवर प्रज्ञान से, विच वॉज लॉन्च बाय दी विक्रम लैंडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? 9 डे का ये मिशन था जिसने एनालाइज किया था केमिकल कंपोजिशन रेगोलिथ एंड लूज रॉक फ्रेगमेंट की एंड डस्ट की। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ उसने वहाँ पे ऑब्जर्व की उनके बारे में एनालाइज करके यहाँ पे उसने पूरा डेटा भेजा था इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इसी के बेसिस पे ये मैप बनाया गया है। क्लियर है? साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, जैसे जियोलॉजिकल डेटा जो आपका है फ्रॉम द मिशन हैज़ कन्फर्म्ड दैट जो मून है ये हमें प्रोवाइड करेगा अंडर वाटर ओशियन ऑफ मोल्टन रॉक और प्रीमोर्डियल मैग्मा। तो इसका ओशियन हमें मिल सकता है, मतलब इसकी यहाँ पे एक तरह से मौजूदगी ये दर्शा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर द रिवाइज्ड नोटिफिकेशन issued by the Ministry of Rural Development for the financial year 2025-2026 what is the updated daily wage for workers under मनरेगा? तो मनरेगा के जो वेजेस हैं उनमें अभी चेंजेस किया गया है। अभी जो 349 पर डे का यहाँ पे वेजेस थे उसे इंक्रीज करके 370 का कर दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 370 ये वेजेस कर दिए गए हैं पर पर्सन। ओके, अब रेट जो है ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अप्रैल 2025 से। साथ में ही नोट करना है हरियाणा में सबसे ज्यादा इंक्रीज मतलब वेजेस में जो है देखा गया है 26 रुपए का। पहले ये 374 पर डे ये वेजेस प्रोवाइड करते थे अंडर मनरेगा एंड अभी इसे इंक्रीज करके 400 रुपीज कर दिया गया है। फाइन, अब मनरेगा की बात करें, इसे 2005 में आपका लॉन्च किया गया था एंड इसके तहत 100 डेज का मिनिमम जो काम है वो दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में टू दी रूरल हाउस होल्ड। ओके, एंड यहीं पे बात करें अगर असिस्टेंट की तो 90% इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो उठाती है गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% स्टेट उठाती है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है भूपेंद्र पटेल जो CM है गुजरात के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन plant, sorry for the pronunciation, at Dahej, Gujarat on the foundation day of Gujarat Alkalis and Chemical Limited. What is the annual production capacity of this plant? तो recently आपका एक largest क्लोरोटोल्यून
प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड, और इसका एनुअल प्रोडक्शन आपका है 30,000 टन का। ऐसा यहाँ पे बताया गया है, इसका आपका कैपेसिटी कितना रहेगा, 30,000 टन ये एनुअली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एनुअली ये इसका प्रोडक्शन करेगा। अब इस प्लांट को सेटअप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है, 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये आपकी लगी है। एंड जो ये प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा क्रिटिकल केमिकल्स जैसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, इस टाइप के ये आपका प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा केमिकल्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस द थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो पीएम मोदी जी ने इन मंथ ऑफ मार्च जो है थीम आपकी रिलीज की थी, अनाउंस की थी इंटरनेशनल योगा डे की। सो क्वेश्चन हियर इज व्हेन इज द योगा डे इज सेलिब्रेटेड। तो योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये हर साल 21 जून को आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि योगा डे के दिन हमें 10 यूनिक इवेंट यहाँ पे कराने हैं, ठीक है। क्या आपके इवेंट हैं, एक है योगा समागमा, एक सिंक्रोनाइज योगा डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे होगा जिसमें मतलब 1 लाख लोकेशन में ही होगा, जिसका मेन एम है कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है। दूसरा है योगा बंधन, यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर्स जो हैं विद 10 कंट्रीज ये होस्ट करेंगे योगा सेशन ऑन आइकॉनिक लैंडमार्क्स। देन योगा पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, 1000 योगा पार्क्स फॉर लॉन्ग टर्म कम्युनिटी एंगेजमेंट। देन योगा समावेश, स्पेशल योगा प्रोग्राम फॉर दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रंस एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। नेक्स्ट है योगा प्रभावा और decadal impact assessment of yoga's role in public health. Then yoga connect virtual yoga global yoga summit यहाँ पे आपकी जो है कराई जाएगी। Then हरियत योगा अनप्लग्ड, योगा महाकुंभ एंड सम योगम। तो ये 10 यूनिक सिग्नेचर इवेंट्स यहाँ पे कराए जाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के लिए, ये तैयारी अभी की जा रही है। Next question is, as per the India's quarterly external debt report, India's external debt increased to dash by the end of December 2024. तो इनमें से कौन सा अमाउंट है जो आपका इंडिया का एक्सटर्नल डेप्थ है till the 31st December 2024. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारा जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है इट रीच टू दी 717.9 बिलियन। वहीं पे अगर हम बात करें आपका कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू दिसंबर 23, तो 10.7% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और आपका इंक्रीज होता क्यों है, हमारा कर्जा आपका जो है बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो आपका डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इस वजह से हमारा जो कर्ज है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये एक मतलब फैक्टर है इस चीज का। नाउ एक्सटर्नल डेब्ट जो आपका था सितंबर 2024 में ये था 712.7 बिलियन और दिसंबर तक आते आते ये आपका 717.9 बिलियन हो गया था। वहीं पे लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2024 इट वाज योर 578.3 billion US dollar. Okay. Next up question है, name the company that has recently in February launched the India's first completely compliant self-hosted central know your customer solution. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने recently अभी लॉन्च किया है सेंट्रल नो योर कस्टमर सॉल्यूशन। बेसिकली ये आपकी एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहाँ पे KYC रिकॉर्ड्स आपके रखे जाते हैं। अब ये KYC रिकॉर्ड जो है बार बार जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में खाता खोला, ठीक है, तो वहाँ KYC आपने करी, फिर आपने दूसरे जो जगह जाके दूसरे बैंक में मतलब अपना अकाउंट ओपन किया कुछ टाइम बाद और वहाँ भी KYC आपने दी है, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ काम कर रहे हो, इन दैट केस आपको KYC वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार आपका KYC रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे स्टोर हो गया, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो हर जगह आपका KYC जो है यहाँ से ही यूज़ किया जाए, ठीक है। नाउ अब ये जो आपका इससे फ़ायदा क्या होगा, जो सेंट्रल KYC है इससे ये फ़ायदा होगा कि बार बार यहाँ पे जो है आपका KYC रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम रिड्यूस करेगा और कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस करेगा।
इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो होता है KYC वेरिफिकेशन उसकी, एंड इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोड्यूसिंग KYC डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। एक ही जगह से बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेंट्रलाइज डेटा होता है उसे हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके बैंक्स हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपका डेटा यहाँ से यूज़ कर पाएँ, ओके। और इसे मैनेज कौन करेगा? इसे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है आपका, ये इसे मैनेज करता है। फाइन। तो अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं, कौन सा इनमें से कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा डिसेंट्रो, ठीक है। डिसेंट्रो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज वेरी एनर्जीज लिमिटेड लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अभी वारी एनर्जीज लिमिटेड जो है, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है आपका गुजरात में। गुजरात के चिकली जगह है जहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5.4 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इन्वेस्टमेंट कितनी लागत से इसको जो है आपका बनाया गया है? 2500 करोड़ की लागत से ये बना है, ठीक है। अब जो ये फैसिलिटी है, ये आपका प्रोड्यूस कर सकती है 20 सोलर सेल्स पर सेकेंड विद अ 25% एफिशिएंसी, ओके। वारी एनर्जीज की बात करें, करंट CEO इसके हैं अमित पैथानकर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। Now next our question है, the IndusInd Bank has transferred corporate loans worth over rupees 10,000 crore to which among the following bank through interbank participation certificate। तो इनमें से कौन से बैंक को या बैंक्स को कॉर्पोरेट लोन दिया गया है IndusInd बैंक द्वारा which is over rupees 10,000 करोड़? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब कि आपका ICICI बैंक और फेडरल बैंक दोनों ही बैंकों को आपका यहाँ पे ये कॉर्पोरेट लोन दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है IndusInd बैंक द्वारा। क्लियर है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ $1 billion डील विद ICATT विच इज इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम टू सप्लाई EVTOL एयर एम्बुलेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी एयर एम्बुलेंस की डील साइन हुई है $1 billion की बिटवीन ICATT एंड ई प्लेन कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लेन कंपनी जो है ये एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी है, ठीक है। इट इज इंक्यूबेटेड एट दी IIT मद्रास। इन दोनों के बीच में डील साइन हुई है फॉर द सप्लाई ऑफ 788 इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर एम्बुलेंसेज, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो आपकी है वो 200 किलोमीटर पर आवर की होगी, एंड इन फ्यूचर ये इससे ज़्यादा भी जो है आपकी एक्सपैंड कर सकते हैं इस स्पीड को। वहीं पे इनिशियल रेंज की अगर बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर की ये रहेगी, और इन एम्बुलेंसेज का जो आपका ऑपरेशंस है, मतलब ये बननी स्टार्ट होंगे आपके इन लास्ट 2026 के अंत में इसकी जो आपकी फॉर्मिंग है, ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ई प्लेन कंपनी की अगर बात करें तो इसके करंट CEO है सत्य चक्रवर्ती, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर विल द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025 टेक प्लेस। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहां पे ब्रिक्स समिट आपकी होनी है? इससे पहले क्वेश्चन कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो ब्राजील इसे होस्ट कर रहा है, और ये आपकी होगी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कब से कब तक होगी? 6 to 7 जुलाई को ये आपकी होगी। ये क्लियर हुआ। नाउ अब दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली आपकी हुई थी इन मंथ ऑफ जनवरी। एक तो कि आपका इंडोनेशिया जो है वो फुल मेंबर बना है ब्रिक्स का, ठीक है। ब्रिक्स का आपका फुल मेंबर बना है कौन? इंडोनेशिया। दूसरा कि जो नाइजीरिया है वो 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है ब्रिक्स का। तो ये दोनों चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली हुई है। इसके अलावा अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इनिशियली 2006 में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की, ठीक है। 2006 में ये आपकी मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पीटर्सबर्ग में, रशिया में ये हुई थी। फिर 2009 में एक ऑफिशियल ब्रिक्स समिट आपकी हुई थी, मतलब जिसे पहली हम समिट बोलेंगे, ब्रिक्स की मीटिंग आपकी हुई थी 2009 में। अगेन यहाँ पे भी ये 4 कंट्री थी, ब्रिक कंट्री थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2000 कौन से ईयर में आपकी पहली ब्रिक्स समिट हुई थी, तो आंसर हो जाएगा कि 2009 में हुई थी। अगर इनफॉर्मल पूछे तो वो आपकी 2006 में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? अगेन ये भी रशिया के आपके येकातेरिनबर्ग
बर्ग जो है वहाँ पे ये आपकी हुई थी, जो रशिया की आपकी जगह है, ठीक है। इसके बाद 2010 में कौन सी कंट्री ब्रिक्स में जुड़ी थी? साउथ अफ्रीका जुड़ी थी, और ये ब्रिक्स से क्या बन गया था? ब्रिक्स बन गया था, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंट्री ऐड हुई थी? साउथ अफ्रीका। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज वॉन दी बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन अ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैटेगरी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है? डब्ल्यू मीन्स आपकी झांकी होती है, जो 26 जनवरी को झांकियाँ आपके निकाली जाती हैं, है ना, तो दिखाई जाती हैं। तो उसी में सबसे अच्छी जो झांकी थी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैटेगरी में, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है आप इसकी इमेज देख सकते हो, और ये झांकी दर्शाई गई थी जनजाति वर्ष के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं झांकी की। नाउ अदर कैटेगरी की यहाँ पे बात करते हैं। एक तो आप नोट कीजिए पहले कि 2 टाइप के यहाँ पे विनर्स आपके होते हैं। एक तो जो जजेस का पैनल है वो सेलेक्ट करता है, दूसरा होता है ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आम नागरिक हैं वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है। तो पहले बात करेंगे पैनल ऑफ जजेस का जो रिजल्ट था। तो बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इस कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। देन 3 आपके डब्ल्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो इसमें 3 आपके स्टेट्स या जो आपके यूनियन टेरिटरी है उनकी झांकियाँ सेलेक्ट की जाती हैं। जैसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, जिसमें महाकुंभ की झांकी आपकी दिखाई गई थी। देन सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा था, जिसकी झांकी थी आपकी एटर्नल रेवियंस वर्शिप ऑफ 14 डेटीज इन त्रिपुरा। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश की एतिकोपा, जो एतिकोपा बोम्बालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज के ऊपर ही बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सर्विसेज, इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो राइफल्स हैं, मतलब JNK राइफल्स कंटिजेंट है, उनसे यहाँ पे आपका अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, इसमें दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को सेलेक्ट किया गया था। देन स्पेशल प्राइज की कैटेगरी में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें इनको सेलेक्ट किया गया है, जो बेसिकली इनकी आपकी जो डब्ल्यू थी ये बेस थी BR अम्बेडकर जी के विजन्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल मॉन्यूमेंट, ये जय जाति जय महामा जो भरतम डांस ग्रुप था उसमें स्पेशल मोमेंटम के लिए सेलेक्ट किया गया है इनको। नेक्स्ट है जो पोल के द्वारा, ऑनलाइन पोल के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो आपकी डब्ल्यू थी उसे सेलेक्ट किया गया था। देन नेक्स्ट है बेस्ट 3 डब्ल्यूएक्स अमंग दी स्टेट्स, तो पहले नंबर पे गुजरात को रखा गया है, जिसमें स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसके ऊपर ये बेस थी। सेकेंड नंबर पे यूपी के महाकुंभ वाली झांकी। देन थर्ड नंबर पे उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पे बेस थी। देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज, इसमें सिग्नल कंटिजेंट को सेलेक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट आता है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग दी CAPFs अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, CRPF मार्चिंग कंटिजेंट को इसमें इस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको नोट करना है कि इस 26 जनवरी की जो परेड थी आपकी, वहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका बना था, विच रिकॉग्नाइज दी कल्चरल परफॉर्मेंस टाइटल्ड जय जाति जय महामा भरतम। बेसिकली यहाँ पे आपका एक ग्रुप है उसने परफॉर्म किया था, ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड बना है किस चीज़ के लिए? लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस के लिए, एंड इससे जो परफॉर्मेंस थी इट वाज क्यूरेटेड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलॉन्ग विद द संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स क्रॉप, जो आपकी जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इस कंपनी ने रिसेंटली जो है पार्टनरशिप किया है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके
पहला डिजिटल वॉलेट इनका जिसका नाम होगा एक्स मनी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स कंपनी ने वीज़ा के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि ये आने वाले टाइम में 2025 में ही लॉन्च करे पहला आपका डिजिटल वॉलेट। ठीक है, नाम क्या रखा गया है, एक्स मनी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज अनाउंस द एडिशन ऑफ अ डैश न्यू वेटलैंड फ्रॉम इंडिया इन अ रामसर कन्वेंशन लिस्ट। तो रिसेंटली हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो रामसर कन्वेंशन लिस्ट है उसमें इंडिया की तरफ से 4 जो आपकी साइट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ इंडिया की तरफ से टोटल लिस्ट कितनी हो गई है, 89 हो गई है। ठीक है, टोटल रामसर साइट इंडिया में कितनी हो गई है, 89 हो गई हैं। और 4 कौन सी ऐड की गई हैं, तो 2 आपकी तमिलनाडु से ऐड हुई हैं। पहली है थेतरथंगल बर्ड सेंचुरी एंड दूसरी बर्ड सेंचुरी आपकी जो इसमें ऐड की गई है इट इज सकारा कोटिया। ओके, नेक्स्ट आपकी है सिक्किम एंड झारखंड से, ये पहली आपकी वेटलैंड साइट है जो यहाँ पे ऐड हुई है इस रामसर साइट लिस्ट में। सिक्किम वाली है आपकी इट इज केचोपलरी वेटलैंड एंड दूसरा आपका है साइट फ्रॉम झारखंड इट इज उधवा लेक। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें जिससे सबसे ज़्यादा हमें जो है रामसर साइट मिले हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर तमिलनाडु। तमिलनाडु से 20 आपके साइट्स इस लिस्ट में शामिल है, मतलब 89 में सबसे ज़्यादा 20 आपकी हैं तमिलनाडु से। देन इट इज़ फॉलोड बाय योर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितनी है, 10 आपकी हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली प्लेज्ड टू इन्वेस्ट द ₹100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ड्रोन सिटी। ठीक है, जो आपका लोकेटेड है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। एंड ये आपका उर्वकल विलेज कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब डेवलप होनी है। नाउ अब जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है कि ये प्रमोट करे, ठीक है, किस चीज़ को प्रमोट करे, ड्रोन इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। गरुड़ा एरोस्पेस के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ ओम्बुड्समैन स्कीम 2023-2024 द आरबीआई हैज रिजॉल्व -% ऑफ कंप्लेंट received under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme between 1st April 2023 till your 31st March 2024। तो यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इनकी एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि जितनी भी कंप्लेन आपकी रिसीव हुई थी उसमें से 95% कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व की जा चुकी हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल कंप्लेन जो आपकी रिसीव हुई थी वो थी 9,34,355, जिसमें से आरबीआई ओम्बुड्समैन की आपकी थी 2,93,924 कंप्लेंट्स, वेयर एज सेंट्रलाइज्ड रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की आपकी थी 6,40,431 कंप्लेंट्स। ठीक है, और इसमें से भी आरबीआई ओम्बुड्समैन में से भी 88.77% की जो आपकी रिपोर्ट्स थी वो डिजिटल मोड से आई थी। ठीक है, दे रिसीव फ्रॉम द डिजिटल मोड। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने मैक्सिमम कंप्लेन जो रिसीव की है वो आपकी थी किस कैटेगरी में, लोन्स एंड एडवांस कैटेगरी में। फाइनेंशियल ईयर 2024 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी कंप्लेंट्स यहाँ पे रिसीव हुई थी, 85,281 कंप्लेंट्स। एंड नेक्स्ट आपकी कैटेगरी जो थी, सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन देखी गई थी वो थी मोबाइल एंड नेट बैंकिंग, जिसमें 57,243 कंप्लेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड कंप्लेंट्स थी वो यहाँ पे बढ़ी हैं 23.95% से, ये आपकी बढ़ी हैं।
एंड यहीं पे अगर हम बात करें एटीएम और डेबिट कार्ड की, तो वो कंप्लेंट्स आपकी कम हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एटीएम एंड डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो ये इस बार हमें कम देखने को मिली थी आपकी जो कंप्लेंट्स थी, ओके। और ये इकलौती आपकी जो है ऐसी कैटेगरी थी जहाँ पे कंप्लेंट्स जो हैं वो डिक्लाइन की हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपका ओम्स बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे थे, तो ओम्स बॉन्ड में मैक्सिमम कंप्लेंट जो आपकी आई हैं वो आई थी रिलेटेड टू बैंक्स, ठीक है। बैंक्स के अगेंस्ट में वो आई थी, और कितना ये आपकी अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 82.28% की यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं वो बैंक्स की थी, वेयरएज 14.53% कंप्लेंट जो आपकी थी टोटल कंप्लेंट ये थी आपकी एनबीएफसीज की, ठीक है। इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किससे रिलेटेड थी तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड ज़्यादा कंप्लेंट आई थी 38.32% की। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये 34.39% था, फॉलोड बाय योर पेमेंट बैंक्स 3.08% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.35%, एंड ऐसे ही बाकियों की कंप्लेन आपकी आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की आपकी कंप्लेंट्स थी, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन है वो यहाँ पे भेजी हैं, मतलब हमारे बैंक्स एनबीएफसीज के अगेंस्ट में। तो पहला नंबर आ जाता है आपका चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड, ठीक है। वहीं पे लोएस्ट कंप्लेंट्स की बात करें तो सबसे कम आपकी आई थी मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर एंड लक्षद्वीप से, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज अ फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अचीव द एलिमिनेशन ऑफ ऑनकोसेरेसिस और अ रिवर ब्लाइंडनेस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ नाइजर, ठीक है। नाइजर को अनाउंस किया है WHO ने, डिक्लेयर किया है पहली अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने बेसिकली एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को, ठीक है। अब इसी के साथ नाइजर जो है ये आपकी 5th कंट्री बन जाती है जिसने एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को। इससे पहले कोलंबिया, एक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वातेमाला इन्होंने ऑलरेडी एलिमिनेट किया है इस डिसीज़ को, ठीक है। नाउ नाइजर की अगर बात करें यहाँ पे तो इसके पीएम कौन है, अली लेमिने जिन, कैपिटल इसकी है नियामे, करेंसी इसकी क्या है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द सेकेंड एडिशन ऑफ अ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विद अ 104 मेडल। तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिसने सेकेंड एडिशन जो आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम का वो जीता है विद अ 104 मेडल्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा ने इसे जीता है। और जो फर्स्ट एडिशन आपका था जो 2023 में होता उसे भी हरियाणा ने ही जीता था, ठीक है। नाउ अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करें या टॉप 3 टीम्स की बात करें तो पहले नंबर पर हरियाणा आता है जिसने 34 गोल्ड जीते थे, 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज। वहीं पे तमिलनाडु की बात करें तो 74 मेडल्स इन्होंने जीते हैं विद 28 गोल्ड, एंड उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे था विद 64 मेडल एंड 23 गोल्ड, ओके। अब यहाँ पे कुछ आपके एथलीट्स हैं जिन्होंने आपका जो है रिकॉर्ड जो है नेशनल रिकॉर्ड वो ब्रेक किया है, जैसे जसप्रीत कौर जिन्होंने आपका 45 kg कैटेगरी में 101 kg का यहाँ पे लिफ्ट किया था, एंड इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था 100 kg का, तो इन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। साथ में ही सीमा रानी जिन्होंने विमेंस एलीट 61 kg कैटेगरी में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, एंड इन्होंने 97 kg का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पे जो आपके झंडू कुमार हैं फ्रॉम बिहार, इन्होंने मेंस एलिट 72 kg कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया है 206 kg का, 206 kg का। एंड मोना अग्रवाल फ्रॉम राजस्थान, इन्होंने जो है मिक्स्ड 50 मीटर प्रोन SH1 इवेंट में स्कोर किया था 243.3 स्कोर किया था इन्होंने, एंड इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की, जैसे जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपका था कौन सा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था। मैस्कॉट इसका था आपका उज्ज्वला, ठीक है। 3 यहाँ पे वेन्यूज इसके थे, आपका जवाहरलाल स्टेडियम, इंदिरा गांधी अरीना जिसको हम इंद्रप्रस्थ स्टेडियम भी कहते हैं, और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। तो ये सारे आपके यहाँ पे आपके वेन्यूज थे। साथ में ही एंथम इसका क्या था, खेलेगा इंडिया मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ओके। यहाँ पे आपके 6 पैरा स्पोर्ट्स यहाँ पे इस बार थे,
अगर वहीं पे बात करें जो प्रीवियस एडिशन था उसमें 7 स्पोर्ट्स यहाँ पे आपके थे, ठीक है, 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यहाँ पे थे, इस बार 6 ही थे, ठीक है। यहाँ पे आप मैस्कॉट देख सकते हो उज्ज्वला का। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ 2 कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ अ 156 इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड एसोसिएटेड ट्रेनिंग इक्विपमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला वाले की बात करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका है टू सप्लाई 66 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन एयरफोर्स, एंड दूसरा आपका है कि जो HAL है ये सप्लाई करेगी 90 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स को टू द इंडियन आर्मी। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। साथ में ही जो ये आपके लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी जो सप्लाई है ये स्टार्ट होगी 3rd ईयर से, 2027-2028 से ये स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट विल बी स्प्रेड ओवर अ नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 साल का आप लगा के चलो इसे। साथ में ही HAL जो है ये एनुअली 30 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, वो बिल्ड करेगा। फाइन, HAL की बात करें, इसके CMD करंटली हैं DK सुनील, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1940 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब इसी के साथ नोट करना है एक और अग्रीमेंट, एक और कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है USA के फर्म के साथ, उसके बारे में देखते हैं। जैसे USA की फर्म का नाम क्या है, मेट्रिया मैनेजमेंट, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फॉर वेट लीजिंग ऑफ अ 1 फ्लाइट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, जो बेसिकली हवा में फ्यूल भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी, इस टाइप का एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया गया है। तो जो मेट्रा है, मेट्रा मैनेजमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगी आपका फ्लाइट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को फॉर KC-135 एयरक्राफ्ट विद इन अ 6 month, ठीक है। And it will be the first FRA to wet lease by the Indian Air Force. Next आपको क्वेश्चन है, who was conferred with the Gold Mercury Award for Peace and Visionary Governance 2025 by the Gold Mercury International? तो recently जो आपके 14th दलाई लामा है उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनका एक्चुअल नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। क्या नाम है इनका? तेंजिन ग्यात्सो। इनको गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड विजनरी गवर्नेंस 2025 का दिया गया है। एंड यहाँ पे तो आप पहचान ही गए होंगे इनकी इमेज से। और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू पीस, कंपैशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो जो आपके तेंजिन ग्यात्सो है इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1989 में, रमन मगसेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप 1959 में, एंड 2024 में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इन्हें दिया गया था। फाइन, अब यहाँ पे जो ये आपका अवार्ड है, ठीक है, कौन सा अवार्ड? गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड विजनरी गवर्नेंस। ये दिया जाएगा निकोलस दी सेंटिस, जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल है गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च नीति आयोग रिलीज दी 2nd एडिशन ऑफ Trade Watch Quarterly publication for Q2 of financial year 2025, which is from April to September. What was the total value of India's export and import during this period? तो नीति आयोग ने आपका 2nd एडिशन जो है रिलीज किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली पब्लिकेशन का, विच इज Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, और आपको बताना है इस दौरान Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान टोटल वैल्यू क्या है आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू आपकी थी 395 बिलियन एंड इंपोर्ट की थी 445 बिलियन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अदर पॉइंट्स की बात करें तो जो ये आपका क्वार्टर था इसमें इंडिया की टोटल ट्रेड जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है? 5.67% से ये ग्रो हुआ है एंड इट रीच टू 839 बिलियन US डॉलर। वहीं पे एक्सपोर्ट जो है ये 5.23% इंक्रीज हुआ है विच रीच टू दी 395 बिलियन US डॉलर, एंड इंपोर्ट आपका इंक्रीज हुआ है 6.07% का, एंड ये आपका पहुंचा है 445 बिलियन US डॉलर पे। इसी के साथ इस पब्लिकेशन में ये भी मेंशन किया गया था जो कॉपर है ये टॉप 10 इंपोर्ट सेक्टर में आपका आ गया है विद अ 28% ऑफ इंक्रीज। साथ में ही जो ट्रेड डेफिसिट है विद अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद पार्टनर्स ये आपका बड़ा है 26 बिलियन US डॉलर ये हो गया है। और इसी के अंदर आपको नोट करना है कि सबसे यहाँ पे अगर जापान के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ गया है 30% से ये बढ़ गया है, वेरएस
जो इंपोर्ट है यूएई का वो भी आपका बढ़ा है 48%, मतलब इंडिया का जो इंपोर्ट हो रहा है यूएई से ये आपका 48% बढ़ा है। वहीं पे जापान के साथ जो एक्सपोर्ट है वो 30% आपका बढ़ा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च द ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू विच अर्थक्वेक हिट कंट्री। तो रिसेंटली म्यांमार में आपका अर्थक्वेक आया था और यहाँ पे आपके रिलीफ एड प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यांमार के लिए ये ऑपरेशन आपका लॉन्च किया गया था। एंड विद इन 24 आवर्स इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे जो पहला आपका रिलीफ एड था, रिलीफ एड फ्लाइट जो थी C-130J एयरक्राफ्ट, ये आपके यहाँ पे डिस्पैच कर दी गई थी विद इन 24 आवर्स टू दी यनगांव म्यांमार। ठीक है, इसी के साथ इंडिया ने 2 नेवल शिप जैसे INS सतपुत्रा एंड INS सावित्री को भी आपका सेंड किया है विद अ 40 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड टू दी यनगांव। साथ में ही अंडमान से INS करमुक एंड LCU-52 जो है ये आपका सेंड किया गया था विद 52 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल, जिसमें फूड, वाटर, क्लोथिंग ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू एग्रीगेट लिमिट फॉर स्टैंड अलोन primary dealers under the standing liquidity facility announced by the RBI which is effective from 2nd April 2025। तो इनमें से आपकी एग्रीगेट लिमिट क्या है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की, जो अभी बढ़ाई गई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपके 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, किसके लिए की गई है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए। तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? ऐसी एंटिटीज जो या तो आपकी सब्सिडी होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, या इट इज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर्ड एज अ NBFC। तो ये आपका प्राइमरी डीलर का पार्ट होता है। प्राइमरी डीलर आपका एक तरह से NBFC होता है विच इज रजिस्टर्ड विद RBI, और जिसको अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं, और प्राइमरी डीलर का ही एक पार्ट आपका होता है SPD, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। आई होप दिस इज क्लियर। प्रीवियस लिमिट पूछी जाएगी तो क्या है? 10,000 करोड़ इसकी प्रीवियस लिमिट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द ब्लॉकचेन बेस्ड 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम इन पार्टनरशिप विद JP मॉर्गन। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने JP मॉर्गन के साथ मिलके लॉन्च किया है ब्लॉकचेन बेस्ड 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? इट वाज लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। एंड दिस इनिशिएटिव इज पावर्ड बाय Kenexi डिजिटल पेमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ योर JP मॉर्गन, जो आपकी यूनिट है डिजिटल एसेट यूनिट ऑफ JP मॉर्गन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एक्सिस बैंक के आपके CEO हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। JP मॉर्गन की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड CEO आपके हैं जेमी डिमॉन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और इसकी शुरुआत 1871 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट जापानीज पर्सन टू बी अवॉर्डेड द 2025 एबल प्राइज ऑफन रेफर्ड एज अ नोबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स? तो इनमें से कौन से पर्सन आपके हैं पहले जापानीज जो बने हैं जिनको एबल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, जिसे नोबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स भी कहा जाता है? तो इनका नाम है मसाकी काशीवारा। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, मसाकी काशीवारा को ये अवार्ड दिया जाएगा एंड ही इज द 28th रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस and representation theory, specifically for the development of theory and of a D modules and discovery of a crystal basis। तो इस चीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड इनको मतलब जो अवार्ड सेरेमनी है ये कब होगी? ये 20th मई को होगी आपकी ओस्लो नॉर्वे में, एंड इट विल बी प्रेजेंटेड बाय नॉर्वेज किंग हराल्ड 5th द्वारा इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? नाउ अब करंटली जो है ये प्रोफेसर हैं आपके एमिरेट्स एट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस RIMS विच इज लोकेटेड इन दी क्योटो यूनिवर्सिटी इन जापान। एंड अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एबल प्राइज की, जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इसके अब एज अ प्राइज यहाँ पे 7.5 मिलियन नॉर्वेगियन क्रोन जो है, जो करेंसी आपकी, उसे दिया जाता है। ठीक है, 7.5 मिलियन की करेंसी यहाँ पे कैश प्राइस जो है वो दिया जाता है। साथ में ही अगर हम बात करें 2024 के रेसिपिएंट की, तो ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम है मिशेल पेरी तलाग्रैंड। ठीक है, इनको 2024 का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग्स नीति फ्रंटियर टेक हब
to launch Digital Excellence for Growth and Entrepreneurship, that is DX Edge Initiative. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नीति आयोग के साथ आपका कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है लॉन्च करने के लिए डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप? तो इट इज डन बाय दी CII एंड AICTE. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा ये कोलैबोरेशन किया गया है नीति आयोग के साथ लॉन्च करने के लिए डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि हमें बढ़ावा देना है MSMEs को विद अ डिजिटल टूल्स, नॉलेज, इकोसिस्टम, ताकि हम इनकी एफिशिएंसी जो है वो एनहांस कर सके, वो बढ़ा सके, उनका रेवेन्यू बढ़ा सके। ठीक है, नाउ CII जो है इसने स्टैब्लिश किया है नेशन वाइड सेंटर गाइड करने के लिए MSMEs को इन अडॉप्टिंग टेलर्ड डिजिटल सॉल्यूशन। तो जो डिजिटल सॉल्यूशन है उसको ये अडॉप्ट करे ताकि ये और आगे बढ़े, MSMEs जो है वो और आगे बढ़े। इस चीज के लिए CII ने स्टैब्लिश किया है नेशन वाइड सेंटर। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका एम है प्रमोट करना को डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन MSMEs, टेक फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइन, अब CII की बात करें तो इसके DG करेंटली है चंद्रजीत बैनर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 1895 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज साइन 3 MOUs विद विच कंट्री टू एनहांस एक्सपोर्ट्स इन अ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर? तो इंडिया ने रिसेंटली थाईलैंड के साथ 3 MOU साइन किए हैं ताकि हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी का सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। फाइन, इंडिया में आपका जो है 71st बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 22 फरवरी 2025 को, और इसमें इंडिया से 18 मेंबर का डेलीगेशन जो है गया था, जिसमें जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर्स थे, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर एंड सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स थे, और 18 मेंबर इंडिया से आपके इस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब 3 MOU की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला MOU आपका साइन हुआ है JPEPC जयपुर राजस्थान बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर का विद अ बैंकॉक थाईलैंड बेस्ड जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड। दूसरा था आपका जो ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर है एंड चंताबुरी थाईलैंड बेस्ड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जेम एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इनके बीच में। तीसरा MOU है आपका इंडिया की जो आपकी सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है इनका विद अ थाई सिल्वर एक्सपोर्टर एसोसिएशन। तो ये 3 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे ताकि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर इंडिया का जो है वो आपका और बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर लोकेटेड? तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन अ डेयरी सेक्टर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो रिसेंटली एक आपकी वर्कशॉप हुई थी सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन अ डेयरी सेक्टर पे, और कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी भारत मंडपम में, और इसको इनॉग्रेट किया था अमित शाह जी ने। ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जो हमारे हैं, और यूनियन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्रीज के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नाउ अब जो ये इवेंट था इसमें अमित शाह जी ने हाईलाइट किए थे PM मोदी जी के 3 टारगेट। कौन कौन से 3 टारगेट हैं ये? कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। दूसरा आपका टारगेट है PM मोदी जी का कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने इंडिया, और तीसरा है कि फुली डेवलप्ड कंट्री बने 2047 तक। तो ये 3 टारगेट PM मोदी जी के हैं जो हैं इंडिया को लेके, वो इन्होंने हाईलाइट किए थे। ठीक है, सेकेंड थिंग, इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अलॉन्ग विद योर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप को। फाइन, इस इवेंट के दौरान, इस वर्कशॉप के दौरान आपके MOU साइन हुए थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नाबार्ड के बीच में। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था कि आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो डेयरी सेक्टर में। ठीक है, किस चीज़ से ग्रोथ होएगी डेयरी सेक्टर की? टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट से। फाइन, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड का MOU साइन हुआ था। दूसरा MOU यहाँ पे साइन हुआ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड 26 मिल्क यूनियन के साथ और 15 स्टेट्स। ठीक है, अब ये MOU क्यों साइन हुआ है? एस्टैब्लिश करने के लिए बायोगैस प्लांट्स को।
क्लियर है। इसी के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसका बजट है 1000 करोड़ का, और इसका एम क्या है कि जो आपके स्मॉल बायोगैस या लार्ज स्केल बायोगैस प्लांट हैं या फिर सीबीजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये इसका स्कीम का मेन एम है। ठीक है। नाउ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो इसके करंट सीएमडी हैं डॉक्टर मिनीश शाह। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आनंद गुजरात में और 1965 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज recently in March, PM Modi released India's first ever riverine dolphin estimation report during his visit to Gir National Park in Gujarat. अब पीएम मोदी जी ने गिर नेशनल पार्क में विजिट किया था और इसी दौरान गुजरात में जब इनका विजिट था इसी दौरान 7th मीटिंग जो आपकी हुई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई है, पहली बार ये हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रिवराइन डॉल्फिन्स आर एस्टिमेटेड टू बी present across 28 rivers in 8 states of India according to this report। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, पीएम मोदी द्वारा रिलीज की गई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 6327 रिवराइन डॉल्फिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं आपके 28 रिवर्स इन 8 स्टेट्स में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब ये डॉल्फिन्स कहाँ पे मिली हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर एंड ब्यास रिवर में ये हमें देखने को मिली हैं। फाइन। अब कुछ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको डॉल्फिन हॉटस्पॉट स्टेट जो है डेजिग्नेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप। ओके। अब टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा आपकी हाईएस्ट डॉल्फिन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो पहला नंबर आता है यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा आपके रिवराइन डॉल्फिन हमें मिली हैं 2397। बिहार में आपकी हैं 2220 और वेस्ट बंगाल में आपकी हैं 815। तो ये रिवराइन डॉल्फिन ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिवराइन डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है। ठीक है। इसी के साथ नोट करना है कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने डेजिग्नेट किया है चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन को एज अ डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन। अब चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन जो है ये 200 किलोमीटर का आपका एरिया है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है। और इस जोन को डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन आपका डेजिग्नेट किया गया है। क्लियर है? नाउ अब इस सर्वे की बात करें तो ये सर्वे आपका 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2023 तक ये चला था। और किसने किया था? उत्तराखंड बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था इन पार्टनरशिप विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, यूपी, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो इन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइन एन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ आपका अग्रीमेंट साइन किया है? किस चीज़ के लिए? आपके वॉश सेक्टर के लिए, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर के लिए। तो इट इज़ योर नेपाल। ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। नेपाल की बात करें तो इसके करंट PM जो है इनका नाम है KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचरण पौडल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कैपिटल लोकेटेड है इसका काठमांडू में और करेंसी है नेपाली रुपीस। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है इनका ब्लू घोस्ट लैंडर लैंड हुआ है मून में और इसने सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पे की थी और इसी के साथ ये पहला कॉमर्शियल फर्म बन गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस जिसने यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग की है मून पे। ठीक है, जो इनका ब्लू घोस्ट मिशन था, मिशन 1 जो था ये इन्होंने 15 जनवरी को आपका लॉन्च किया था और अराउंड 45 डेज इसने कवर किए हैं लैंड करने के लिए मून पे। और इसमें एक और चीज़ कि इस जो ये आपका मिशन था इसमें नासा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सूट भी ये लेके गया था वहाँ पे। फाइन। अब ब्लू घोस्ट जो है इस मिशन का मेन एम क्या है कि ये आपकी इमेजेस कैप्चर करे टोटल सोलर एक्लिप्स की। ओके,
साथ में ही जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है ये आपकी सेकंड प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने सॉफ्ट मून लैंडिंग की है। इनसे पहले इंट्यूटिव मशीन्स जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनका जो लैंडर था ओडेसिस लैंडर, इसने लैंड किया था मून पे। फाइन। नाउ फायरफ्लाई एरोस्पेस की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं जेसन किम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है टेक्सास में और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चेन्नई सुपर किंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर क्रिकेट फैंस। तो इनमें से कौन सा आपका जो है बैंक है जिसने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट कार्ड? तो इट इज सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, कौन सा आपका बैंक है? इट इज योर सिटी यूनियन बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ है एन कामाकोड़ी और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज अंडर द मिस्टी स्कीम which state became the national leader in mangrove afforestation by planting over 19,000 hectare of mangroves? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा आपके मैनग्रोव प्लांटिंग जो है की है 19,000 हेक्टेयर में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी गुजरात। किसने की है? गुजरात ने की है। और अब बात करें अगर स्कीम की, जो आपका मिस्ट्री स्कीम है विच स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कब लॉन्च किया गया था? ऑन द ओकेजन ऑफ अ एनवायरमेंट डे। ठीक है, एनवायरमेंट डे के दिन इसे लॉन्च किया गया था, जो 5 जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन। अब इसका मेन एम क्या था कि हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना है, मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया हमें बढ़ाना है कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और इसका 5 साल का हमारा एम क्या है मिस्ट्री स्कीम का कि 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें इंक्रीज करना है। ओके, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इंडिया यूरोपियन यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मीटिंग इंडिया एंड ईयू डिसाइडेड टू एक्सटेंड द इंडिया ईयू साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सटेंशन? तो रिसेंटली इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट हुआ था इंडिया में और इसी दौरान ये कॉपरेशन मीटिंग आपकी हुई थी जिसमें जो अग्रीमेंट है इंडिया यूरोपियन यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, इसको एक्सटेंड किया गया है 2025-2030 के लिए, मतलब 25 से 2030 तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? यूर्सुला वॉन देर लियन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में और इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे इन जो प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट थी इनकी विजिट के दौरान एक मीटिंग आपकी हुई थी, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो 28 फरवरी को हुई थी। और इसके कुछ की आउटकम्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे इंडिया और ईयू ने कमिट किया है फॉर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबिलिटी, कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल होने चाहिए टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्सनल डेटा, प्रिवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट यहाँ पे हो ऑन द नीड फॉर ई सिग्नेचर्स सो दैट वी कैन एनहांस द क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड वी कैन सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइन। नेक्स्ट है कि जॉइंट रिसर्च यहाँ पे की जाएगी फॉर डेवलपमेंट इन दी चिप डिजाइन, ताकि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है वो और एनहांस हो सके, इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसके अलावा एआई के सेक्टर में भी यहाँ पे कॉपरेट किया जाएगा, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और ईयू जो हैं ये दोनों ही आपका कोलैबोरेट करेंगी इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है 6G टेलीकम्युनिकेशन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है फॉर सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन एंड रेसिडेंट सप्लाई चेन ऑफ फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने लॉन्च किया है जॉइंट रिसर्च कॉपरेशन अंडर योर होराइजन यूरोप प्रोग्राम 2025, जिसका मेन फोकस किस में रहेगा? मरीन प्लास्टिक लिटर वेस्ट टू रिन्यूएबल हाइड्रोजन, और इसके लिए ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन यूरोस की। फाइन। नेक्स्ट है आइडियाथन, यहाँ पे लॉन्च की जाएगी आपकी आइडियाथन, जो डेवलप करेगी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस किसके लिए? मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, इसको मतलब इसके लिए एक सटीक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके यहाँ पे दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने पार्टनरशिप की है कोलैबोरेट करने के लिए हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। किस चीज़ के लिए? ईवी, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए।
इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कोलैबोरेट किया है आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, इसके लिए प्लानिंग करने के लिए, फिर स्टैब्लिश करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के, देन ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट हो, जैसे सोलर एनर्जी, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इनमें से कौन से आपका पर्सन है जो रेसिपिएंट नहीं है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है वंतिका अग्रवाल, ठीक है, इनका नाम क्या है, वंतिका अग्रवाल। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। बाकी जो मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, देन गुकेश टी हैं, प्रवीण कुमार जो हैं, ये सारे आपके रेसिपिएंट हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। ओके, अब इस अवार्ड की अगर बात करें तो इसका नाम, पुराना नाम क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और यहाँ पे प्राइज मनी की अगर बात करें, वैसे तो आपका जो है मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। और कैश प्राइज कितना होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का, ये होता है आपका 25 लाख का, ठीक है। और इस अवार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1991 से लेकर 1992, मतलब इस दौरान इसे आपका जो है स्टैब्लिश किया गया था। और पहले विनर इसके आपके थे विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो बात करें, यहाँ पे देखो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, एज पर दी PIB, ये डेटा वहाँ से लिया गया है। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, जिसके अंदर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है। अब ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब इसमें आपके और कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं, अर्जुना अवार्ड आता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। तो ये सारे इसके अंडर आते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यहाँ पे दिया जाता है रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी में, ठीक है। ये अवार्ड जो है कोचेस को दिया जाता है। और इस बार फर्स्ट टॉप 3 रैंकर इन अ रेगुलर कैटेगरी कौन कौन थे आपके, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे एंड संदीप संगवान। वेयर एज लाइफ टाइम कैटेगरी में आपके श्री S मुरलीधरन एंड श्री अरमांदो अग्नेलो कैलको जो हैं, ये आपके लाइफ टाइम कैटेगरी के अंडर सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इस अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे प्राइज मनी या कैश प्राइज जो है वो पूछा जा सकता है। तो फॉर रेगुलर कैटेगरी इट इज़ 10 लाख रुपीज़ एंड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट यहाँ पे 15 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। ओके, रेगुलर वाले की 1985 में और लाइफ टाइम वाले की शुरुआत की गई थी 2011 में। ओके, नाउ अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम की अगर बात करें तो इसमें 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, श्री सुचा सिंह एंड मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। नाउ अब बात करेंगे अर्जुना अवार्ड की। इस अवार्ड में 32 रेसिपिएंट हैं, मतलब अर्जुना अवार्ड 32 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। जैसे ज्योति याराजी, अनो रानी, नीतू, स्वीटी, वंतिका अग्रवाल, सलीमा तेते इन हॉकी, अभिषेक हॉकी में, देन संजय जर्मनप्रीत सिंह, देन सुखजीत सिंह, ये सारे आपके इस अवार्ड, मतलब इनको अर्जुन अवार्ड मिलना है अभी। ओके, कब ये दिया जाएगा, तो 17 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू जी इनको ये अवार्ड देंगी। ओके, यहाँ पे आप जो है वीडियो पॉज करके आराम से लिस्ट इसकी देख सकते हैं। और कैश प्राइस की अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड के लिए कैश प्राइस आपका है 15 लाख का और 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड की। तो इसमें सेलेक्ट किया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। कौन सी एंटिटी को सेलेक्ट किया गया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। और इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2009 में और एज अ अवार्ड यहाँ पे साइटेशन एंड ट्रॉफी दिया जाता है। इसके अलावा एक और अवार्ड विच इज़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसमें 3 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी रही थी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड रनर अप आपकी थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। ओके, और यहाँ पे कैश प्राइस की अगर बात करें तो 15 लाख का कैश प्राइस यहाँ पे दिया जाता है इस अवार्ड के तहत। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1956-1957 में। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि जो आपकी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अनाउंसमेंट थी वो किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा की गई थी। और ये अवार्ड कब दिए जाएंगे, 17 जनवरी 2025 को ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो अवार्ड्स हैं ये किसको दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है,
एंड यहाँ पे नोट करना है इनका जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा होता है और प्रीवियस 4 साल की परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है देखी जाती है। ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो उनको ये वो एलिजिबल हो जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। ठीक है, अर्जुना अवार्ड भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। ठीक है, कि इसमें भी यहाँ पे आपका जो है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें भी प्रीवियस 4 ईयर की परफॉर्मेंस आपकी जो है वो मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम के लिए। ये अवार्ड अगेन आपका ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अभी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो अभी अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहा है एंड वो आफ्टर रिटायरमेंट भी यहाँ पे जो है जो स्पोर्ट्स को लेके सीरियस है और अच्छा यहाँ पे फ्यूचर बेसिकली, या इसे ऐसे समझ सकते हो आप कि आप वो रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य आप सभी को याद होगा गुरु थे, है ना, तो हमेशा द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। तो जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आपके कोचेस होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, चाहे वो नेशनल इवेंट्स में हो या इंटरनेशनल इवेंट्स में हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये अवार्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी है ये जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें जो यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म करती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज ऑफिशियली बिकेम द फुल मेंबर्स ऑफ अ यूरोपियन यूनियन लेड शेंगेन फ्री ट्रैवल जोन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो आपकी फुल मेंबर्स बनी है यूरोपियन यूनियन लेड शेंगेन फ्री ट्रैवल जोन की? तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये दोनों कंट्री आपकी फुल मेंबर बनी है यूरोपियन लेड शेंगेन फ्री ट्रैवल जोन की। इसे आप ऐसे समझो कि आप और आपका फ्रेंड है, आप दोनों ने डिसाइड किया है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है या आपने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत आप अपने फ्रेंड के घर कभी भी जा सकते हो, किसी वक्त भी जा सकते हो और आपको कोई पूछेगा जाचेगा नहीं। ठीक है, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। ऐसे ही आपका फ्रेंड भी जो है आपके घर आ जा सकता है, उसे भी कोई पूछेगा जाचेगा नहीं। तो एक आपने अग्रीमेंट साइन कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे जो है शेंगेन फ्री ट्रैवल जोन है जो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें जो इसका पार्ट बनी है, फुल मेंबर्स बनी है और ये कंट्री के जो मेंबर्स हैं, जो ट्रैवलर्स होंगे वो इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं और चेक पोस्ट पे इनको कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्वायरी इन पे नहीं होगी और इनको आने जाने दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो यूरोपियन यूनियन है इसके 27 में से 25 मेंबर्स जो हैं इसके फुल मेंबर बन गए हैं। कौन से 2 मेंबर्स नहीं हैं जिन्होंने जो मेंबर नहीं बने हैं इसके इस फ्री ट्रैवल जोन के? तो इट इज़ आयरलैंड एंड साइप्रस। ठीक है, ये दोनों नहीं बने हैं, बाकी इसके मेंबर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इसको। ओके, इट इज़ द Schengen area is the world's largest free travel area that now includes 25 of the 27 European member states except Ireland and the Cyprus. Okay, अब इसमें जो है आपके 4 member states भी included हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जिसमें आइसलैंड आ गया, लिंचेस्टेन आ गया, आपका नॉर्वे आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इस बात की अगर हम इस अग्रीमेंट की बात करें, शेंगेन अग्रीमेंट जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इनिशियली आपकी 5 कंट्री ने अप्रूव की थी। कौन सी 5 कंट्री थी? बेल्जियम थी, फ्रांस थी, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। ठीक है, इन सब ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, कब साइन किया गया था? 1985 में से साइन किया गया था। और एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि 2023 में जो क्रोएशिया आपका है, क्रोएशिया कंट्री जो आपकी है, ये फुल मेंबर बनी थी इस शेंगेन जोन की। ठीक है, शेंगेन फ्री ट्रैवल जोन की। क्लियर है? अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं बुल्गारिया और रोमानिया की। तो बुल्गारिया की कैपिटल है आपकी सोफिया, प्रेसिडेंट है रोमन रेडेव और करेंसी क्या है? बुल्गारियन लेव। रोमानिया की बात करें तो कैपिटल इसकी है बुचारेस्ट, देन प्रेसिडेंट इसके हैं कॉलस वर्नर, करेंसी इसकी है रोमानियन ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च द एटलस ऑफ इंडियन वोल्फ हैबिटेट।
टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड टू कंजर्व द इंडियन वोल्फ। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा इस एटलस को रिलीज किया गया है, जिसका नाम क्या है, एटलस ऑफ इंडियन वोल्फ हैबिटेट। और इसका काम क्या रहेगा कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और इंडियन वोल्फ को कंजर्व करना। ओके, एंड दिस वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था और इसे प्रिपेयर किया गया है, इसे डेवलप किया गया है गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने along with the Gujarat Ecological Education and Research Foundation which is गिर फाउंडेशन। ओके, जो एटलस है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वोल्फ हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, ये हाईलाइटेड मैप्स हमें देती है वोल्फ प्रेजेंस का। इनके 13 मतलब जो गुजरात के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसके बारे में ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वोल्फ कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में ये हमें डिटेल प्रोवाइड करती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।